हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक्सपी क्लासेस में। आ गए हैं हम मुहावरे के दूसरे वीडियो के साथ। पहले वीडियो में हमने काफ़ी सारे मुहावरों के बारे में चर्चा की थी और आपको बताया था कि मुहावरा क्या होता है और किस प्रकार से इसका अर्थ निकालते हैं और वाक्य प्रयोग किस प्रकार किया जाता है। तो आज के इस वीडियो में कुछ हम अन्य मुहावरों के बारे में चर्चा करेंगे और जानेंगे कि उन मुहावरों का क्या अर्थ होता है और किस प्रकार से उनका वाक्य प्रयोग किया जाता है। और परीक्षा में ये मुहावरे आपके लिए कौन कौन से मुहावरे हैं जो अति महत्वपूर्ण हैं और किस प्रकार से आप इनको हल करेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं मुहावरे के इस अन्य वीडियो के दूसरे टॉपिक को। तो चलिए, अच्छा, शुरू करने से पहले मैं आपको पिछले वाले वीडियो में जो पढ़ाया था उसका थोड़ा एक रिकॉल करवाना चाहूंगा, दोबारा से आपको स्मरण हो जाए वो चीज। तो मुहावरों के बारे में मैंने बताया था कि जो मुहावरे होते हैं वो वाक्य ना होकर वाक्यांश होते हैं। क्या होते हैं? वाक्यांश होते हैं। वाक्य ना होकर वाक्यांश होते हैं। और जो ये मुहावरे होते हैं वो अपना शाब्दिक अर्थ क्या करते हैं? शाब्दिक अर्थ नहीं प्रकट करते। शाब्दिक अर्थ नहीं प्रकट करते। शाब्दिक अर्थ पर यहाँ पर बल नहीं दिया जाता, बल्कि इनका कुछ एक अलग अर्थ निकलता है, कुछ अलग अर्थ निकलता है। ठीक है, तो ये जो बातें थी वो याद रखने वाली बातें थी कि अपना शाब्दिक अर्थ नहीं देते हैं और इनका कुछ अलग अर्थ निकलता है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले मुहावरे के साथ। पहला मुहावरा है अंधेरी रात बीतना। अंधेरी रात बीतना का अर्थ है संकट समाप्त होना। अब देखिए, अंधेरी रात यानी कि काली। अब काली रात यानी कि संकट। जैसे कोई काला जो रंग होता है वो संकट का ही प्रतीत होता है। कहते नहीं कि काले बादल छट गए, हमारे काले बादल छट गए यानी हमारा संकट टल गया। ठीक है, तो संकट टलना या काले बादल छटना, और काला का मतलब हो गया अंधेरी रात बिल्कुल काली होती। तो अंधेरी रात बीतना यानी संकट का बीतना, संकट समाप्त होना। ठीक है, यहां से आप इसका अर्थ ले सकते हैं। अब इसका वाक्य प्रयोग किस प्रकार से होगा कि कष्टमय रूपी अंधेरी रात बीतने के पश्चात सुखद प्रातः काल होना निश्चित है। ठीक है, वाक्य प्रयोग साधारण रूप से कर दिया गया कि कष्टमय रूपी अगर अंधेरी रात है उसके बीतने के पश्चात सुखद प्रातः काल होना निश्चित है। ठीक है, और ये भी हम वाक्य प्रयोग कर सकते हैं कि एक न एक दिन अंधेरी रात बीत ही जाती है, और या ये सब कह सकते हैं कि अंधेरी रात के बीतने के बाद ही प्रातः काल का आगमन होता है। ठीक है, सुखद प्रातः काल का आगमन होता है। तो ये इस प्रकार के वाक्य प्रयोग आप कर सकते हैं, अपने हिसाब से सीख सकते हैं किस प्रकार से वाक्य प्रयोग करना है। अगला जो मुहावरा है वो है आस्तीन का सांप। अब आस्तीन का सांप का मतलब है कि विश्वासघाती होना। कहते नहीं कि ये तो आस्तीन का सांप है, यानी कि विश्वासघाती है, कभी भी धोखा दे सकता है। इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा कल तक मैं जिसे अपना विश्वास पात्र मित्र समझता था, आज मैंने जाना कि वह तो आस्तीन का सांप है। यानी कि कल तक मैं जिसको अपना विश्वास पात्र, बहुत ही ज्यादा, मतलब एक प्रकार से देखा जाए कि जो कहते नहीं क्लोज फ्रेंड्स, यानी कि सबसे ज्यादा जो आपके बेस्ट फ्रेंड्स कहलाते हैं, क्लोज फ्रेंड्स जिस पर आप भरोसा करते हैं, वो हो गए विश्वास पात्र मित्र। लेकिन वो कह रहा है कि कल तक मैं जिसे अपना विश्वास पात्र मित्र समझता था, आज मैंने जाना कि वह तो आस्तीन का सांप है। ठीक है, तो इस प्रकार से वाक्य प्रयोग किया जा सकता है। अब अगला मुहावरा है अंगूठा दिखाना। अंगूठा दिखाना यानी कि समय पर इनकार करना। अब आजकल अंगूठा दिखाने का मतलब हो गया कि लाइक का बटन दबाना। अब भाई लाइक करना हो गया तो अंगूठा दिखाना हो गया। चलिए कह देता हूं भाई, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो में अंगूठा दिखा दीजिएगा। ठीक है, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अपने मित्रों के साथ, दोस्तों के साथ जो भी तैयारी कर रहे हैं, किसी भी प्रकार की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी कंपटीशन की, 9th 10th 11th 12th उसमें इन कक्षाओं में है या किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उनको ये वीडियो शेयर करिए। और अगर इस वीडियो को अब वो पसंद करें तो लाइक जरूर करें, साथ ही साथ आप जरूर लाइक करें। ठीक है, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। आप लोगों का अभी तक इतना स्नेह मिल रहा है चैनल को, तभी आपको चैनल पर अच्छे वीडियोस मिल रहे हैं और आगे भी मिलते रहेंगे। आपकी तैयारी को बेहतर करवाया जाएगा। ठीक है, अंगूठा दिखाना का मतलब हो गया समय पर इनकार करना। यानी कि जैसे कहते नहीं कि भाई उसने तो मुझे अंगूठा दिखा दिया, यानी कि जब समय था कुछ कर दिखाने का, उसने मुझे अंगूठा दिखा दिया, समय पर इनकार कर दिया। अब इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा कि रवि ने सहायता का वादा किया था पर आज उसने अंगूठा दिखा दिया।
अब भाई कोई रवि है, रवि, मुकेश, सुरेश, सीता, गीता, बबीता, कुछ भी आ सकता है, बस हमें अपने हिसाब से वाक्य प्रयोग करना है। तो रवि ने सहायता का वादा किया था पर आज उसने अंगूठा दिखा दिया। अब अंगूठा दिखा दिया मतलब लाइक नहीं कर दिया, लाइक नहीं कर दिया, उसने समय पर इनकार कर दिया। अगला मुहावरा है अंधे की लाठी। अब अंधे की लाठी मतलब एकमात्र सहारा, एकमात्र सहारा। अब इसमें कह सकते हैं कि जो श्रवण कुमार थे वो अपने माता पिता की अंधे की लाठी थे। बहुत ही अच्छा वाक्य प्रयोग है, क्योंकि पता है कि वो अपने अंधे माता पिता की एकमात्र सहारा थे। तो अंधे की लाठी मतलब एकमात्र सहारा। जो अंधा होता है उसको एकमात्र सहारा क्या होता है? उसकी लाठी। आपने देखा होगा जो अंधा होता है वो जब चलता है तो रास्ते पर लाठी को मारकर चलता है, कहीं कोई उपटन न लग जाए उसको, या फिर कहाँ पर गीली सड़क है, कहाँ पर कच्ची सड़क है, कहाँ पर गड्ढा है, तो ये सब वो अपनी लाठी से देखता चलता है। तो अंधे का एकमात्र सहारा क्या होता है? उसकी लाठी। तो अंधे की लाठी का मतलब हो गया एकमात्र सहारा। अब यहाँ पर वाक्य प्रयोग करेंगे कि रमेश अपने बूढ़े माता पिता की अंधे की लाठी है। अब रमेश की जगह अगर ये लिख दिया जाता कि श्रवण कुमार अपने बूढ़े माता पिता की अंधे की लाठी थे, तो भाई तो भी वहां पे ही सही हो जाता। ये भी सही है, रमेश, मुकेश, सुरेश, कुछ भी आप वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं कि अंधे के हाथ बटेर लगना। अंधे के हाथ बटेर लगने का मतलब है बिना प्रयास के लाभ मिलना, यानी कि इंसान ने प्रयास तो कुछ नहीं किया, उसको लाभ मिल गया, धन गड़ा हुआ मिल गया, या कोई भी किसी भी प्रकार का लाभ बिना प्रयास के मिल गया। तो ठीक है, अब इसका वाक्य प्रयोग है कि लॉटरी क्या लगी, रमेश घमंडी हो गया है। क्यों ना हो, अंधे के हाथ बटेर जो लगी है। ठीक है, तो ये वाक्य प्रयोग हो गया कि लॉटरी क्या लगी, रमेश घमंडी हो गया है। और क्यों ना हो, अंधे के हाथ बटेर जो लगी है, यानी बिना प्रयास के लाभ जो मिला है। ठीक है, तो ये आपका वाक्य प्रयोग हो गया। ठीक, आगे है आकाश पाताल एक करना। आकाश पाताल एक करना मतलब अत्यधिक प्रयास करना। अब हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था रात दिन एक करना, इसमें हम पढ़ रहे हैं आकाश पाताल एक करना। तो दोनों का ही जो भावार्थ है वो एक ही है कि अत्यधिक प्रयास करना। तो चलिए इसका हम वाक्य प्रयोग देखते हैं। वाक्य प्रयोग है पुलिस ने चोरों को पकड़ने के लिए आकाश पाताल एक कर दिया। लो भाई 2017 में आया है, इसको नोट कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर रिपीट होगा तो आने के चांसेस हैं। ठीक है, आकाश पाताल एक करना यानी अत्यधिक प्रयास करना। और पुलिस ने चोरों को पकड़ने के लिए आकाश पाताल एक कर दिया, ये इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं। जो अगला उदाहरण है मुहावरे का वो है कि आटे दाल का भाव मालूम होना। तो देखिए आटे दाल का भाव मालूम होने का मतलब है किसी कार्य की महत्ता का ज्ञान होना। इस बात का ज्ञान होना कि कौन सा कार्य कितना महत्व है, तो महत्वपूर्ण है, तो इस बात का ज्ञान होना हो गया, किसी कार्य की महत्ता का ज्ञान होना। कहते नहीं है कि जो कमाता है उसी को पता होता है आटे दाल का भाव क्या है, तो उसको उस कार्य की महत्वता पता है, उसको वो उस कार्य का महत्व पता है। ठीक है, तो आगे इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा जब तुम अपनी मेहनत से पैसा कमाओगे तब तुम्हें आटे दाल का भाव मालूम होगा। तो लीजिए वाक्य प्रयोग में वही चीज आ गई कि जब कोई इंसान मेहनत से पैसा कमाता है तब उसको पता चलता है कि आटे दाल का भाव क्या है। ठीक है, तो ये हो गया आपका वाक्य प्रयोग। अगला जो मुहावरा है वो देखते हैं आनन फानन में। आनन फानन में मतलब बिना किसी देर के, यानी बिना देरी किए आनन फानन में, यानी जल्दी में। जब कोई इंसान जल्दी में होता कहते नहीं भाई ये बड़े आनन फानन में हो, यानी कि बिना किसी देरी के वो काम कर रहा है। तो यहाँ पर इसका जो वाक्य प्रयोग होगा वो होगा कि मोहन ने आनन फानन में गृह कार्य समाप्त कर दिया। आनन फानन में यानी बिना किसी देर के। ठीक है, अगला उदाहरण है, अगला यानी मुहावरा है अमृत बरसाना यानी सुखदाई होना। अमृत बरसाना, भाई अमृत बरसाना मतलब सुख का बरसना, और सुख का बरसना यानी सुखदाई होना। ठीक है, तो इसका मुहावरे का जो वाक्य प्रयोग हो जाएगा वो हो जाएगा संतों की वाणी से अमृत बरसता है। जो संत लोग होते हैं उनकी वाणी से अमृत बरसता है। देखिए मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि इसको वाक्यांश इसलिए कहते हैं कि ये किसी संपूर्ण वाक्य का अंश होता है। अब यहाँ पर अमृत बरसता, अमृत बरसना, अमृत बरसाना ये मुहावरा है, और ये इस पूरे वाक्य का संतों की वाणी से अमृत बरसता है, ये पूरा एक वाक्य है और उसका ये एक अंश है, इसलिए इसको भावांश नहीं वाक्यांश कहते हैं। ठीक है, इसलिए इसको वाक्यांश कहते हैं क्योंकि ये उस वाक्य का अंश है। ठीक, आगे देखते हैं अगला जो
मुहावरा है वो है ओखली में सिर देना। ओखली में सिर देना मतलब जानबूझकर मुसीबत मोल लेना। तो ओखली में सिर देना यानी कि ओखली में सिर देने का कोई शाब्दिक अर्थ तो नहीं निकला कि ओखली में कोई सिर कैसे दे देगा, ठीक है। तो ओखली में सिर देने का मतलब हो गया जानबूझकर मुसीबत मोल ले लेना, ठीक। आगे इसका उदाहरण का जो इसका जो वाक्य प्रयोग है वो है कि रमेश से दोस्ती करके तुमने ओखली में सिर दे दिया, यानी तुमने जानबूझकर मुसीबत मोल ले ली। किससे दोस्ती करके? रमेश से दोस्ती करके। अब यहाँ पर कोई भाई रमेश तो नहीं है कि भाई उनको बुरा लग जाए, तो रमेश ना लेकर आपको जिसको भी लेना हो आप उसका नाम ले सकते हैं, सीता गीता कुछ भी, ठीक है। ईद का चांद होना, ईद का चांद होना यानी कि बहुत समय बाद दिखना। कहते नहीं है अरे यार तुम तो ईद के चांद हो गए, ठीक। तो यहाँ वाक्य प्रयोग हो जाएगा कि रमेश तुम तो आजकल ईद के चांद हो गए। फिर से आ गए भाई रमेश। अब रमेश की जगह कुछ भी नाम ले लो, अपना भी नाम लिख के आ सकते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे है ईंट से ईंट बजाना। ईंट से ईंट बजाना यानी कि नष्ट करना। ईंट से ईंट बजा दी, आतंकवादियों की ईंट से ईंट बजा दी। किसने? भारतीय जवानों ने आतंकवादियों की ईंट से ईंट बजा दी, यानी कि उनको नष्ट कर डाला। तो हमेशा युद्ध के जो जैसे युद्ध वगैरह होते हैं उनके लिए ज्यादा ये वाक्य प्रयोग, ये वाले मुहावरे प्रयोग किए जाते हैं, जैसे कि ईंट से ईंट बजाना, ठीक है। तो इस प्रकार के जो मुहावरे होते हैं वो युद्ध वाले वाक्यों में ज्यादा प्रयोग किए जाते हैं, ठीक। तो आगे हो जाएगा उल्टी गंगा बहाना। जो अगला मुहावरा है वो है उल्टी गंगा बहाना। उल्टी गंगा बहाना मतलब उल्टा काम करना। बहुत सुना होगा, घर में बड़े बूढ़े कहते हैं कि यार तुम हमेशा उल्टी गंगा बहाते रहते हो। उल्टी गंगा बहाते रहते यानी कि उल्टा काम करते रहते हो, यानी कि नियम के विरुद्ध काम करते रहते हो, ठीक है। इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा इतने बड़े विद्वान को धर्मशास्त्र की बात बताना क्या उल्टी गंगा बहाना नहीं है? यानी कि वो तो पहले से विद्वान है, अब तुम उसको धर्मशास्त्र पढ़ा रहे हो, धर्मशास्त्र की बात बता रहे हो, तुम तो बिल्कुल उल्टी गंगा बहा रहे हो, ठीक है। अगला जो हम देखेंगे वो है, देखो भाई ईद का चांद होना जो है वो भी 2017 में आया है और ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इंपॉर्टेंट आपको इसको लगाना है, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला है एक अनार 100 बीमार। एक अनार 100 बीमार मतलब एक ही वस्तु के लिए अनेक इच्छुक। एक ही वस्तु के लिए अनेक इच्छुक। बहुत बार ऐसा देखने को मिलता है भाई, कोचिंग वोचिंग में एक लोग के पीछे बहुत लोग चक्कर काटते हैं और फिर वो पेपर में भी चक्कर काटते हैं। तो ये सब चीजें भूल के पढ़ाई पर ध्यान दो, ठीक है। एक अनार 100 बीमार यानी कि एक ही वस्तु के पीछे अनेक लोग इच्छुक हो जाते हैं। तो यहाँ पर वाक्य प्रयोग तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन वो सिर्फ एक मजाकिय वाक्य प्रयोग था, ऐसा आप लिख कर ना आए। वाक्य प्रयोग हो जाएगा कि बेरोजगारी के इस दौर में एक पद के लिए सैकड़ों आवेदन आते हैं, इसी को कहते हैं एक अनार 100 बीमार। अब भाई बेरोजगारी का जो ये दौर है इसमें एक ही पद के लिए सैकड़ों आवेदन आते हैं, इसी को कहते हैं एक अनार और 100 बीमार, ठीक है। अगला है काट का उल्लू। काट का उल्लू का मतलब सीधा सीधा मूर्ख। काट का उल्लू यानी मूर्ख। भाई तुम तो काट के उल्लू हो, यानी कि तुम तो मूर्ख हो। अब ये चीज किसी को ना पता हो काट का उल्लू, तो तुम धीरे से बोल लो कि तुम तो काट के उल्लू हो। उसको ये भी नहीं पता चलेगा कि तुमने उसको मूर्ख कह दिया और वो तुमसे झगड़ेगा भी नहीं, ठीक है। आज के युग में कंप्यूटर और अंग्रेजी ना जाने वाले काट के उल्लू समान, यानी कि आज के युग में जो कंप्यूटर और अंग्रेजी नहीं जानते हैं वो काट के उल्लू है, यानी मूर्ख है। अब भाई इतनी टेक्नोलॉजी आ गई है कि कंप्यूटरी भाषा तो आनी चाहिए और पूरी कंप्यूटरी भाषा जो है वो अंग्रेजी पे बेस्ड है। तो अगर आपको कंप्यूटर और अंग्रेजी नहीं जानते तो भाई आप तो काट के उल्लू हो। बिल्कुल सच बात है, काट के उल्लू ही हो, ठीक है। अगला है कलम घिसना। अब कलम घिसना का मतलब हो गया कि बेकार की मेहनत करना। बेकार की मेहनत करना हो गया कलम घिसना, ठीक है। इसका वाक्य प्रयोग क्या होगा? इसका वाक्य प्रयोग होगा अगर परीक्षा में अव्वल ना आए तो तुम्हारा पढ़ना लिखना कलम घिसने के बराबर है। यानी कि अगर तुम परीक्षा में अव्वल नहीं आए तो तुम्हारा पढ़ना लिखना कलम घिसने के बराबर है, यानी कि तुम्हारी मेहनत बेकार है, बेकार की मेहनत कर रहे तुम अगर परीक्षा में अव्वल ना आए तो, ठीक है। आगे है कलम तोड़ना। कलम तोड़ना मतलब प्रभावपूर्ण लेखन करना। कहते नहीं उसने कलम तोड़ दी। कलम तोड़ने का मतलब ये नहीं है अपनी पेंसिल या पेन पकड़ के तोड़ दिया, नहीं, उसने अपनी
अपनी लिखाई से, अपने कल्पना शक्ति के साथ, अपनी कल्पना शक्ति का प्रयोग करके जो उसने लेखन कार्य किया है, उसमें उसने इतना अच्छा प्रभाव छोड़ा है कि उसको कहते हैं कि कलम तोड़ दी। ठीक है, तो प्रभावपूर्ण लेखन करने का मतलब हो गया कलम तोड़ना। अब इसका वाक्य प्रयोग है कि जयशंकर प्रसाद ने कामायनी लिखते समय कलम तोड़ दी थी। तो उन्होंने कामायनी लिखते समय बहुत ही प्रभावपूर्ण लेखन कार्य किया था। और कलम तोड़ दी थी का मतलब ये मत लीजिए कि कामायनी लिख रहे थे, उनकी कलम टूट गई या उनने पकड़ के तोड़ दी गुस्से में, उसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं। उसका अर्थ ये है कि इतनी प्रभावपूर्ण लेखन कार्य किया था कि लोग अचंभित रह गए थे, शॉक्ड हो गए थे, ठीक है, सरप्राइज्ड हो गए थे। ठीक, तो जयशंकर प्रसाद ने कामायनी लिखते समय कलम तोड़ दी, इतना प्रभावपूर्ण लेखन कार्य किया। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला है काला अक्षर भैंस बराबर। काला अक्षर भैंस बराबर यानी कि अनपढ़ होना। और ये चीज तो बहुत लोगों को पता होगी। काला अक्षर भैंस बराबर किसको कहते हैं? जो कोई अनपढ़ होता है उसको बोलते हैं कि भाई काला अक्षर भैंस बराबर। ठीक, आगे इसका वाक्य प्रयोग है, अभावों से ग्रस्त रहने के कारण दिशा स्कूल नहीं जा सकी, यही कारण है कि उसके लिए काला अक्षर भैंस बराबर। यानी कि जो दिशा है उसके सामने इतने अभाव थे, वो इतना ग्रस्त थी अभाव से कि वो स्कूल नहीं जा सकी, और अब उसके लिए काला अक्षर भैंस बराबर है, यानी कि वो अनपढ़ है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला है कटी पतंग होना। अब कटी पतंग होना का मतलब है लक्ष्यहीन होना। अब लक्ष्यहीन होना या कटी पतंग होना एक ही बात है कि इसकी, तुम तो कटी पतंग हो, तुम्हारे पास कोई लक्ष्य नहीं है तो तुम कटी पतंग हो। अब इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा कि सही मार्गदर्शन के अभाव में मनुष्य का जीवन कटी पतंग के समान हो जाता है। ठीक है, तो सही मार्गदर्शन के अभाव में मनुष्य का जीवन कटी पतंगी के समान हो जाता है। अगला है कि कागजी घोड़े दौड़ाना। कागजी घोड़े दौड़ाना यानी कि केवल लिखा पढ़ी करते रहना। ठीक, केवल लिखा पढ़ी का काम करना कागजी घोड़े दौड़ाना हो गया। इसका वाक्य प्रयोग होगा कि नौकरी चाहिए तो पहले तुम अच्छी पढ़ाई करो, घर बैठे कागजी घोड़े दौड़ाने से कोई बात नहीं बनने वाली। ठीक है, अगर नौकरी चाहिए तो अच्छी पढ़ाई करो। अब घर बैठ के अगर तुम केवल लिखा पढ़ी करते रहे और तुम्हारी कोई नौकरी नहीं लगी तो फिर उससे कोई फायदा नहीं है कागजी घोड़े दौड़ाने से। ठीक है, अगला है कलई खुलना। कलई खुलना मतलब भेद प्रकट होना। कहते हैं कलई खुल गई यानी कि भेद प्रकट हो गया। कलई खुल गई तो जैसे ही कलई खुल जाती है तो सारा का सारा सब निकल के बाहर आ जाता है। ठीक है, तो सारे भेद प्रकट हो जाते हैं। तो इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा कि व्यक्ति अपने बुरे कार्यों को कितना भी छिपाने की कोशिश क्यों ना करे, आखिर एक ना एक दिन तो कलई खुलकर ही रहती है। यानी कि वो चाहे अपने बुरे कार्यों को चाहे जितना भी छुपाने की कोशिश कर ले, लेकिन एक ना एक दिन उसकी कलई खुल जाती है, यानी उसका भेद प्रकट हो जाता है। ठीक है, अगला मुहावरा है कि किस्मत ठोकना। किस्मत ठोकने का मतलब होता है भाग्य को दोष देना। यानी कि कहते नहीं भाई अपनी किस्मत पे माथा ना ठोको, अपनी किस्मत पे मत रो, अपनी किस्मत पे माथा ना ठोको। ठीक है, तो किस्मत ठोकने का मतलब हो गया भाग्य को दोष देना। ठीक है, भाग्य को दोष देना। इसका वाक्य प्रयोग होगा कि अत्यधिक ओलावृष्टि के कारण किसानों ने अपनी किस्मत ठोक ली। तो किसानों ने अपनी किस्मत ठोक ली मतलब भाग्य को दोष दिया। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला है कोल्हू का बैल बनना। कोल्हू का बैल बनना यानी कि दिन रात काम करना। अब दिन रात काम करेगा तो इंसान कोल्हू का बैल बन जाएगा। इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा कि गरीब व्यक्ति हमेशा कोल्हू के बैल की तरह काम करते हैं। अगला करवटें बदलना। करवटें बदलना मतलब हो गया चिंता के कारण नींद ना आना। तो क्या होता है कि जब इंसान चिंता में होता है तो क्या करता है, करवटें बदलता है, कभी इस तरफ सिर कभी उस तरफ सिर, तो यही करता रहता है। तो उसको चिंता के कारण नींद नहीं आती, उसको हो गया, बोलते हैं कि करवटें बदलना। अब इसका वाक्य प्रयोग है कि राहुल का 10वीं कक्षा का रिजल्ट अच्छा ना होने के कारण वह रात भर करवटें बदलता रहा। अब 10वीं कक्षा में उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आया था तो क्या किया उसने, चिंता में नींद नहीं आई और करवटें बदलता रहा। ठीक है, अगला है कूप मंडूक होना। कूप मंडूक होना यानी सीमित ज्ञान होना। जब किसी भी चीज का सीमित ज्ञान होता है तो उसको बोलते हैं कूप मंडूक होना। ठीक है, इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा कि उसकी किसी बात में तर्क नहीं होता क्योंकि वह कूप मंडूक बना रह गया है, यानी कि उसको सीमित ही ज्ञान है। अगला है
खेत रहना, खेत रहना मतलब युद्ध में मारा जाना, ठीक है। खेत रहना यानी कि युद्ध में मारा जाना। तो इसका वाक्य प्रयोग है कि किसी भी देश में जब भी युद्ध होता है हजारों वीर खेत रहते हैं। तो किसी भी देश में जब भी युद्ध होता है तो हजारों वीर खेत रहते हैं, ठीक है, यानी युद्ध में मारे जाते हैं। अगला है खटाई में पड़ना। खटाई में पड़ना यानी संशय में हो जाना। कहते भाई खटाई में काहे पड़ गए, खटाई में काहे पड़ गए यानी कि संशय में क्यों आ गए। तो इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा उनकी बातें सुन मैं तो खटाई में पड़ गया, ठीक है। आगे है खाट खड़ी करना। खाट खड़ी करना मतलब परेशान कर देना। कहते नहीं हम उनकी खटिया खड़ी कर देंगे, वही चीज है, खटिया खड़ी कर देंगे यानी खाट खड़ी कर देंगे यानी परेशान कर देंगे। इसका जो वाक्य प्रयोग होगा वो होगा रमेश ने आज विधायक जी की खाट खड़ी कर दी, ठीक। अब खोपड़ी गंजी करना। खोपड़ी गंजी करना यानी अत्यधिक पिटाई करना। तो यहाँ पर वाक्य प्रयोग हो जाएगा कि भीड़ ने चोरों की खोपड़ी गंजी कर दी, ठीक। भीड़ ने चोरों की खोपड़ी गंजी कर दी। आगे है कि खाक छानना। खाक छानना का मतलब हो गया बेकार इधर उधर भटकना। कहते नहीं यार काहे तुम खाक छानते फिर रहे हो। अब खाक छानते फिर रहे यानी कि काहे बेकार में भटक रहे हो इधर उधर, ठीक। तो यहाँ पर इसका मुहावरे का जो वाक्य प्रयोग होगा वो होगा कि युवाओं को रोजगार ना मिलने पर वह खाक छानते फिरते हैं, यानी कि वो बेकार में इधर उधर भटकते फिरते हैं। अगला है खिल्ली उड़ाना। अब खिल्ली उड़ाना यानी कि मजाक बनाना। तो यहाँ पर इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा खिल्ली उड़ाना। तो जानती हैं कि कहते हैं भाई खिल्ली ना उड़ा यार उसकी, यानी मजाक ना बना यार। ये बहुत सारे मुहावरे आपको यहाँ पर ऐसे ही मिलेंगे कि जो आपने सुने होंगे, आपको आपके डेली लाइफ में सुनने को मिलते रहते हैं। तो इतना कठिन नहीं है मुहावरे का टॉपिक, बहुत ही आसान है। सिर्फ कुछ ऐसे मुहावरे होते हैं जो आपको याद करने होते हैं, बाकी आप 50 से 60% मुहावरे तो आपको अपने आप बनते होंगे, ठीक है। इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा कि कक्षा में राहुल के कम अंक आने पर सभी छात्र उसकी खिल्ली उड़ाने लगे, यानी उसका मजाक उड़ाने लगे, ठीक है। आगे है अगला है गड़े मुर्दे उखाड़ना। तो गड़े मुर्दे उखाड़ने का मतलब है कि दबी बात को फिर से उभारना। जैसे कोई बात दबी थी उसको फिर से उभारना। कहते नहीं है यार तुम पुराने गड़े मुर्दे तो ना उखाड़ो, पुराने गड़े मुर्दे ना उखाड़ो, यानी कि पुरानी दबी हुई बात को फिर से तो मत उखाड़ो यार तुम, ठीक है। तो इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा कि जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ। गड़े मुर्दे उखाड़ने का क्या फायदा, जो पहले हो चुका है उसको भूल जाओ। अब यार गड़े मुर्दे उखाड़ने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है। अब इसका अगला जो मुहावरा है वो है गले का हार होना। गले का हार होना यानी कि अत्यधिक प्रिय होना, ठीक है। आंखों का तारा होना, और एक और आया था आपका, तो ये अत्यधिक प्रिय होना ही चीज हो जाती है, ठीक है, गले का हार होना, ठीक। तो इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा कि ये दोनों मित्र एक दूसरे के गले का हार है, यानी कि दोनों मित्र एक दूसरे के गले का हार है। अगला है गागर में सागर भरना। गागर में सागर भरना यानी थोड़े शब्दों में अधिक कहना, थोड़े शब्दों में अधिक कह देना। तो यहाँ पर इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा कि प्रेमचंद ने अपनी कहानियों में यथार्थ चित्रण करके गागर में सागर भरने का कार्य किया है, यानी कि गागर में सागर भर देना। ये चीज तो बहुत बार सुनी हुई है, गागर में सागर भर देना। तो गागर में सागर भरना यानी कि थोड़े शब्दों में अधिक कह जाना, ठीक है। अब गागर में सागर कोई कैसे भर सकता, गागर तो हो गया मटका, मटके में सागर नहीं भरा जा सकता ना। तो उसी का अर्थ ये निकल रहा है कि थोड़े से शब्द है, थोड़े शब्दों में बहुत सारी बात कह जाना, थोड़ा सा कुछ कह के उसका अर्थ बहुत सारा निकलता हो, ऐसी कोई बात कहना। तो प्रेमचंद ने अपनी कहानियों में यथार्थ चित्रण करके गागर में सागर भरने का कार्य किया है, ठीक है। अगला जो मुहावरा है वो है गुड़ गोबर करना। कहते नहीं तुमने यार सब गुड़ गोबर कर दिया, यानी कि बना बनाया काम बिगाड़ दिया, ठीक है। इसका जो भावार्थ होगा, इसका जो वाक्य प्रयोग होगा वो होगा इतना अच्छा खेल चल रहा था, मीनाक्षी ने सब गुड़ गोबर कर दिया, ठीक है। इतना अच्छा खेल चल रहा था, मीनाक्षी ने सब बना बनाया काम बिगाड़ दिया, ठीक है। गुदड़ी का लाल। गुदड़ी का लाल मतलब हो गया सामान्य स्तर के परिवार में असाधारण व्यक्ति का उत्पन्न होना। जैसे कोई सामान्य स्तर का परिवार है उसमें कोई असाधारण व्यक्ति उत्पन्न हो जाए तो उसको कहते हैं गुदड़ी का लाल होना, ठीक है। यहाँ पर वाक्य प्रयोग हो जाएगा कि लाल बहादुर शास्त्री जैसे गुदड़ी के लाल ने भारत भूमि पर जन्म लेकर इसे कृतार्थ किया है। जैसे कि लाल बहादुर शास्त्री जो थे वो गुदड़ी के लाल थे, यानी कि वो सामान्य स्तर के परिवार में पैदा हुए थे, वो एक असाधारण या असामान्य या असाधारण व्यक्ति थे, ठीक है। तो लाल बहादुर शास्त्री जैसे गुदड़ी के लाल ने भारत भूमि में जन्म लेकर इसे कृतार्थ किया है, ठीक है। आगे है
घी के दिए जलाना, घी के दिए जलाना यानी अप्रत्याशित लाभ पर प्रसन्नता। घी के दिए जलाना, अब भाई घी से भरे हुए दिए, यहाँ तेल नहीं मिल रहा दिए जलाने को, लोग घी के दिए जला रहे हो। घी के दिए क्यों जला रहे हैं? क्योंकि इन्हें अप्रत्याशित लाभ पर प्रसन्नता है। अप्रत्याशित लाभ होता है कि जिसकी आपने आशा न की हो, ठीक है, जिसकी आपने इच्छा न की हो, या आपको इसके बारे में जैसे आपने सोचा ना हो, जिसकी आपको एक आशा नहीं थी, उस लाभ को हम अप्रत्याशित लाभ बोलते हैं और उस पर प्रसन्नता होती है तो कहते हैं घी के दिए जलाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर उदाहरण का इसका जो वाक्य प्रयोग होगा वो होगा कि भगवान श्री राम के अयोध्या वापस लौटने की खुशी में अयोध्या वासियों ने घी के दिए जलाए। ठीक, तो अप्रत्याशित लाभ हुआ तो उस पर घी के दिए जला दिए। ठीक है, अगला जो हमारा मुहावरा है वो है घड़ों पानी पड़ना, यानी घड़ों पानी पड़ना यानी कि लज्जित होना। ठीक, इसका जो वाक्य प्रयोग होगा वो होगा पिता के सामने अपनी करतूतों का काला चिट्ठा खुलने पर रवि पर घड़ों पानी पड़ गया। ठीक, अगला है घर का दीपक बुझना। अब घर का दीपक बुझना का अर्थ हो गया वंश का नाश होना, वंश का नाश होना। ठीक, इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा कि राधा के इकलौते बेटे की मृत्यु होने पर घर का दीपक बुझ गया। कहते नहीं है घर का दीपक ही चला गया, यानी उनके वंश का नाश हो गया। ठीक, तो उसी तरह से ले सकते हैं, काफी इमोशनल मुहावरा है। ठीक है, राधा के इकलौते बेटे की मृत्यु होने पर घर का दीपक बुझ गया। अगला है कि घोड़े बेचकर सोना, यानी निश्चिंत होना। 2017 में आया था, घोड़े बेचकर सोना, निश्चिंत होना। कहते नहीं है कुछ बच्चे होते हैं उनमें उनको बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता है भाई, परीक्षा भी आ रही हो तो भी घोड़े बेचकर सोते रहते हैं। तो यहाँ पर जो इसका वाक्य प्रयोग है वो है कि परीक्षा समाप्त होती रमेश घोड़े बेचकर सो गया, यानी कि निश्चिंत होकर सो गया। ठीक है, अगला है चूड़ियां पहनना। चूड़ियां पहनना यानी कायरता दिखाना। ठीक है, कहते नहीं है कि भाई चूड़ियां नहीं पहनी मैंने, यार तुम चूड़ियां पहन रहे हो, यार तुमने तो चूड़ियां पहनने वाली हरकत की, यानी कायरता वाली हरकत की है। ठीक है, इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा कि देश की रक्षा ना कर पाने से तो अच्छा है कि कायर युवा चूड़ियां पहनकर घर बैठे, यानी कि जो देश की रक्षा नहीं कर सकते उससे अच्छा है कि कायर जो व्यक्ति हैं वो चूड़ियां पहनकर घर पर बैठे। ठीक है, लगाना, चपत लगाना। चपत लगाना का मतलब हो गया चोट पहुंचाना। कहते नहीं यार तुमने हमें चपत लगा दी, यानी कि चोट पहुंचा दी। इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा कि सुनार ने रवि को 10,000 की चपत लगा दी। अब एक प्रकार से चोट पहुंचाना, यही हम कह सकते हैं कि हानि पहुंचाना, हानि पहुंचाना। यहाँ पर चपत लगाने का अर्थ हमेशा ये जो लेन देन होता है उससे किया जाता है कि हम अगर मार्केट में कुछ सामान लेने गए तो कहते नहीं हमें चपत लग गई, इतने की चपत लग गई। तो चोट लगाना, चोट पहुंचाना, या फिर हम कह सकते हैं कि हानि पहुंचाना। ठीक है, इसका वाक्य प्रयोग हो गया कि सुनार ने रवि को 10,000 रुपए की चपत लगा दी। ठीक है, अगला मुहावरा है कि चांदी काटना। चांदी काटने का मतलब हो गया अधिक लाभ प्राप्त करना। कहते हैं कि हमारी तो चांदी कट गई, चांदी कट गई यानी कि हमें अधिक लाभ प्राप्त हो गया। इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा कि जब से सुधीर की सरकारी नौकरी लगी है तब से वह चांदी काट रहा है। अब चांदी काट रहा है मतलब कि अधिक लाभ प्राप्त कर रहा है। जब से उसकी सरकारी नौकरी लगी है तब से वो अधिक लाभ प्राप्त कर रहा है। ये आपके 2017 में पूछा गया है मुहावरा। ठीक है, अगला है कि चिकना घड़ा होना। अब चिकना घड़ा होने का मतलब हो गया कि निर्लज्ज होना। कहते हैं कि तुम तो यार चिकने घड़े हो, तुम्हें कोई शर्म ही नहीं है, यानी तुम निर्लज्ज हो, तुम्हें कोई लज्जा नहीं आती किसी काम की, तुम बिल्कुल निर्लज्ज हो, बेशरम हो। ठीक है, इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा कि एक ही कक्षा में 3 बार अनुत्तीर्ण होने के पश्चात वह चिकना घड़ा हो गया है, यानी कि 3 बार एक ही कक्षा में फेल हो गया, अनुत्तीर्ण हो गया, उसके बाद वह चिकना घड़ा हो गया है, बिल्कुल निर्लज्ज हो गया, उसको किसी बात की शर्म ही नहीं है। ठीक है, अगला है कि चूना लगाना। अब चूना लगाना यानी धोखा देना। दुकानदार ने मुझे चूना लगा दिया, यानी कि धोखा दे दिया, और मुझे चपत लग गई, यानी कि मुझे हानि हो गई। तो ये दो काफी मिलते जुलते जो है वो मुहावरे हैं कि चपत लगना और चूना लगाना। और चपत लगना यानी खुद को हानि होना, और चूना लगाना यानी कि दूसरे को धोखा देना। ठीक है, अब इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा कि ठग ने रीना को चूना लगा दिया और जब उसे पता लगा तो बहुत देर हो चुकी थी। रीना को चूना लगा दिया किसने? ठग ने। ठग यानी कि जो धोखा देता है, जो चूना लगाता है उसको ठग बोलते हैं। तो ठग ने रीना को चूना लगा दिया और जब उसे पता लगा तो बहुत देर हो चुकी थी। ठीक है, अगला मुहावरा है चोली दामन का साथ। चोली दामन का साथ का मतलब हो गया अत्यधिक घनिष्ठ संबंध। आपका जो
आपके बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं उनसे आपका चोली दामन का साथ होता है, यानी कि घनिष्ठ संबंध होता है। तो इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा कि मोहन और राहुल का बचपन से चोली दामन का साथ है। कहते नहीं है कि हम बचपन से साथ रहे हैं, ठीक है। चड्डी बड्डी बोलते हैं जिनको, चड्डी बड्डी बोलते हैं, यानी कि जो बचपन से साथ है, ठीक है। तो यानी वही होता है अत्यधिक घनिष्ठ संबंध। तो मोहन और राहुल का बचपन से घनिष्ठ संबंध या चोली दामन का साथ है, ठीक है। अगला है कि छक्के छुड़ाना। छक्के छुड़ाना यानी कि परास्त करना। अब परास्त करना तो किसी युद्ध में भी हो सकता है, किसी खेल में भी हो सकता है। तो इसका वाक्य प्रयोग ज्यादा अच्छा रहेगा कि हम खेल से ही लें, क्योंकि हम जानते हैं कि क्रिकेट में छक्के छुड़ाए जाते हैं। तो हम उससे ही लेंगे कि भारत ने विश्व कप क्रिकेट के पहले ही मैच में पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए, ठीक है। भारत ने विश्व कप क्रिकेट के पहले ही मैच में पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए, यानी कि उनको परास्त कर दिया, ठीक है। अगला है मुहावरा की जले पर नमक छिड़कना। अब जले पर अगर कोई चीज अगर नमक छिड़का जाएगा तो सोचो कितना दुख होगा, कितना दर्द होगा। तो जले पर नमक छिड़कना का अर्थ हो गया, इसका जो शाब्दिक अर्थ ना होकर थोड़ा सा इसका जो अलग अर्थ निकलता है वो ये निकल रहा है कि दुखी व्यक्ति को और दुख देना, ठीक है। अब इसका जो वाक्य प्रयोग होगा वो होगा कि रमेश सड़क पर गिरकर चोट से ग्रसित था, तभी सुरेश उस पर हंसकर जले पर नमक छिड़कने लगा। यानी कि जो रमेश था वो सड़क पर गिर गया था और चोट से ग्रस्त था, और सुरेश क्या कर रहा था, उस पर हंस रहा था, और हंसते हुए क्या कर रहा था, उसके जले पर नमक छिड़क रहा था। यानी कि दुखी व्यक्ति जो कि रमेश है उसको और अधिक दुख दे रहा था, ठीक है। आगे देखेंगे अगला जो हमारा मुहावरा है वो है जीभ चलाना। जीभ चलाने का अर्थ है कि अत्यधिक बोलना। जीभ चलाने का अर्थ है अत्यधिक बोलना। जीभ चलाने का अर्थ अत्यधिक बोलना। अब इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा, कहते नहीं यार तुम्हारी जीभ तो बहुत कतर कतर चलती है, यानी तुम बहुत अधिक बोलते हो। तो इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा कि नेताओं को भाषण देने में बहुत अधिक जीभ चलानी पड़ती है, यानी कि भाषण देने में बहुत अधिक बोलना पड़ता है। झूठ को भी सच बताते हैं और सच को भी झूठ बताते हैं, ठीक है। तो यानी कि जीभ चलाते हैं, अत्यधिक बोलते हैं। तो नेताओं को भाषण देने में बहुत अधिक जीभ चलानी पड़ती है, ये हो गया इसका वाक्य प्रयोग। अब अगला मुहावरा है कि झांसे में आना। झांसे में आना, कहते नहीं कि यार तुम उसके झांसे में आ गए, यानी कि तुम बेवकूफ बन गए एक तरह से। तो झांसे में आना का अर्थ हो गया कि धोखे में आ जाना, किसी के धोखे में आ जाना, बेवकूफ बन जाना, ठीक। तो इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा कि पहले मैं उसकी वास्तविकता नहीं जानता था, पर अब झांसे में नहीं आऊंगा। यानी कि पहले तो मुझे नहीं पता था कि वो कैसा है, मैं उसकी वास्तविकता नहीं जानता था, लेकिन अब मैं उसके झांसे में नहीं आऊंगा, ठीक। अगला है टेढ़ी खीर होना। टेढ़ी खीर होना यानी कि कठिन काम होना। कोई भी काम अगर वो कठिन है तो उसको बोला जाता है कि ये काम टेढ़ी खीर है, ठीक है। तो यहां पर वाक्य प्रयोग हो जाएगा कि रमेश को सही रास्ते पर लाना टेढ़ी खीर है। यानी वो इंसान बिल्कुल बेवकूफ है, वो किसी की बात नहीं सुनता है, उसको सही रास्ते पर लाना टेढ़ी खीर है, यानी कि कठिन काम है, ठीक है। अगला है टस से मस ना होना। टस से मस ना होना कि अपनी जगह से ना हिलना एक तरह से, लेकिन यहां पर अपनी जगह से ना हिलने से अर्थ है कि विचलित ना होना, यानी कि बिल्कुल भी विचलित ना होना। तो यहां पर वाक्य प्रयोग हो जाएगा कि रमेश अपने काम में इतना लीन था कि भूकंप के झटकों के बाद भी वह टस से मस ना हुआ, ठीक है। अपने काम में इतना लीन था कि भूकंप के झटकों के बाद भी वह टस से मस ना हुआ। या यहाँ पर वाक्य प्रयोग ये भी कर सकते हैं, जैसे बहुत से बच्चे पढ़ाई में इतने लीन होते हैं कि उनको किसी भी आसपास की वातावरण का या फिर माहौल का कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कह सकते हैं कि बहुत अधिक ठंड होने के बाद भी वह अपनी पढ़ाई में इतना लीन था कि वो टस से मस ना हुआ। अब ठंड होने के बाद जो ठंड पड़ती है तो हम क्या करते हैं कि हाँ आज नहीं कल पढ़ लेंगे, कल नहीं परसों पढ़ लेंगे, ऐसे करते हुए हम सो जाते हैं, रजाई ओढ़ के सो जाते हैं। लेकिन जो बिल्कुल टस से मस नहीं होते, विचलित नहीं होते, वो क्या करते हैं, लगे रहते हैं, पढ़ाई में लगे रहते हैं। तो यहां पर हम वाक्य प्रयोग इस तरह से भी कर सकते हैं कि वह अपनी पढ़ाई में इतना लीन था कि इतनी ठंड पड़ने के बाद भी वह टस से मस ना हुआ, ठीक है। अगला इसका मुहावरा है कि टूट पड़ना। अब टूट पड़ना कहते हैं कि अचानक हमला करना। कहते नहीं है कि शादी में बारात में जाते हैं तो हम खाने पे टूट पड़ते हैं। अब टूट पड़ने का मतलब थोड़ी है कि हमने उसके ऊपर चढ़ के खाने को तोड़ दिया है, प्लेट थी उनको तोड़ दिया, इसका मतलब ये नहीं है। टूट पड़ने का मतलब है कि एकदम से हमला करना, या खाने पर हमला करने का मतलब ये नहीं है कि अब खाने को मारेंगे, ठोकेंगे, बंदूकें चलेंगी। हमला करने का मतलब है कि उसको खाना शुरू कर देना, ठीक है। तो टूट पड़ने का मतलब है कि अचानक हमला करना, किसी भी चीज से आप इसका सेंस ले सकते हैं। तो
देखिए अब यही उसका वाक्य प्रयोग कर दिया कि उसकी बहन की शादी में हम सभी मित्र खाने पर टूट पड़े। तो ये कुछ ऐसे कथन होते हैं या कुछ वाक्य प्रयोग इस तरह के होते हैं जो नॉर्मली हम सब उसी चीज को ही प्रयोग करते हैं। खाने पर हम ज्यादातर बोलते हैं कि खाने पर चलो टूट पड़ो, खाने पर टूट पड़ो। अब टूट पड़ो का मतलब ये नहीं है कि हमला कर दो, उसका अर्थ ये निकल रहा है कि हमला करना, बट आशा ये है कि खाने पर टूट पड़ो यानी कि चलो जल्दी से खाना शुरू करें, ये होता है। ठीक है, अब अगला मुहावरा है कि टका सा जवाब देना। टका सा जवाब देना है कि यानी साफ इनकार कर देना। साफ इनकार कर देना यानी कि टका सा जवाब देना, बिल्कुल साफ, बात घुमा के नहीं। अगर आपसे कोई पूछे भाई मुझे पेन दे दो, नहीं, सीधा साफ इनकार कर दिया, टका सा जवाब दे दिया कि नहीं, नहीं मतलब नहीं। तो यहां पर इसका जो वाक्य प्रयोग हो जाएगा वो होगा कि उच्च वर्ग के लोग काम पूरा हो जाने पर गरीब मजदूरों को टका सा जवाब दे देते हैं। जो उच्च वर्ग के लोग होते हैं, आजकल तो मैं मानता हूं कि हमारे समाज में वर्ग की प्रथा लगभग समाप्त हो चुकी है। कुछ जगहों पर अगर शायद वर्ग चलता हो तो मैं नहीं कह सकता, बट आजकल हमारे समाज में वर्ग की प्रथा लगभग समाप्त हो चुकी है, क्योंकि हम मित्र बनाने से पहले कभी ये नहीं सोचते कि वो किस वर्ग का है या क्या है। ठीक है, तो यहां पर जो वाक्य प्रयोग है वो दे रहा है कि उच्च वर्ग के लोग काम पूरा हो जाने पर गरीब मजदूरों को टका सा जवाब दे देते हैं। अगला मुहावरा है कि टीका टिप्पणी करना। टीका टिप्पणी करना का मतलब है कि दूसरों की दोष गिनाना। क्या करना कि दूसरों के दोष गिनाना। लोग अपने दोष नहीं देखते, लेकिन दूसरों के दोषों पर, दूसरों के कामों पर टीका टिप्पणी करते हैं। इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा कि स्वयं की गलती होने पर भी राहुल अपने मित्र पर टीका टिप्पणी करना नहीं छोड़ रहा था। यानी कि राहुल की स्वयं की भी गलती थी, लेकिन वो अपने मित्र पर टीका टिप्पणी कर रहा था, यानी अपने मित्र के दोष गिना रहा था। ठीक है, अगला मुहावरा हो जाएगा, अगला मुहावरा है कि ठगासा रह जाना। अब ठगासा रह जाने का मतलब है कि चकित रह जाना। ठगासा रह जाने की चकित रह जाना, आश्चर्य में पड़ जाना। ठीक है, इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा कि राजीव का परीक्षा परिणाम देखकर उसके पिताजी ठगे से रह गए, यानी कि चकित रह गए। अब यहां पर इन्होंने ओपन नहीं किया कि वो पास हुआ कि फेल हुआ, कि बहुत अच्छे नंबर आए कि बहुत खराब आए, क्योंकि देखिए ठगा सा रह जाने का एक आशय चकित रह जाने का हमेशा नेगेटिव के लिए ही ज्यादा होता है। जैसे अगर वो पास होता तो खुशी में आश्चर्यचकित होते, लेकिन यहां पर चकित रह जाना कहीं ना कहीं हमें दुख की तरफ ज्यादा इशारा कर रहा है कि चकित रह जाना यानी कि ठगासा रह जाना, यानी कि दुख से ग्रस्त होकर चकित होना है एक तरह से। तो राजीव का परीक्षा परिणाम देखकर उसके पिताजी ठगे से रह गए, यानी कि कहीं ना कहीं वो फेल हो गया होगा, अनुत्तीर्ण हो गया होगा। ठीक है, अगला मुहावरा है, तो आप ठगा सा रह जाने के लिए मैंने इसलिए बताया कि दुख वाले तो वाक्य प्रयोग, क्योंकि जब आप वाक्य प्रयोग करें तो थोड़ा रिवील कर दें कि वो अनुत्तीर्ण होने के कारण उसके पिताजी ठगे से रह गए। ठीक है, तो थोड़ा ज्यादा क्लियर रहेगा। यहां पर राजीव का परीक्षा परिणाम की जगह लिख सकते हैं कि राजीव के अनुत्तीर्ण होने पर, यहां पर आप लिखेंगे कि राजीव के अनुत्तीर्ण होने पर उसके पिताजी ठगे से रह गए। ठीक है, अगला है श्री गणेश करना। श्री गणेश करना का मतलब है कार्य प्रारंभ करना। कहते नहीं है कि चलो भाई श्री गणेश करो, क्योंकि हमेशा किसी कार्य को प्रारंभ करने से पहले कहा जाता है कि श्री गणेश जी का नाम लिया जाता है, हमेशा पहला स्थान उनका होता है कोई भी कार्य शुरू करते हैं। तो यहां पर हमेशा हम मुहावरे के रूप में यही प्रयोग करते हैं कि चलो इस कार्य का श्री गणेश करो, यानी कि कार्य को प्रारंभ करो। अब इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा कि तुम शादी के कार्यों का श्री गणेश कब कर रहे हो, यानी कि तुम शादी के कार्यों का शुरुआत कब कर रहे हो, कार्य प्रारंभ यानी शादी के कार्य को प्रारंभ तुम कब कर रहे हो। ठीक है, अगला है डींगे मारना या डींगे हाँकना। तो डींगे मारना या डींगे हाँकना का मतलब हो गया बढ़ा चढ़ाकर अपनी ही प्रशंसा करना। बढ़ा चढ़ाकर अपनी प्रशंसा करना, बहुत से लोग होते हैं ऐसे जो दूसरों के सामने अपनी प्रशंसा बहुत बढ़ा चढ़ाकर करते हैं, अतिशयोक्ति करके अपना बताते हैं कि मैंने तो ये किया और मैंने तो वो किया और मैं ये कर लूंगा और मैं वो कर लूंगा। ठीक है, अगला इसका जो वाक्य प्रयोग होगा वो ये होगा कि रोहन अपने मित्रों को रोज कक्षा में प्रथम आने की डींगे मारता रहता है। रोज कक्षा में प्रथम आने की डींगे मारता रहता है। ठीक है, अगला मुहावरा है कि तलवे चाटना। अब तलवे चाटना का मतलब होता है खुशामद करना। ठीक, तलवे चाटना कहते नहीं कि मैं भाई किसी के तलवे नहीं चाटूंगा, मैं किसी की खुशामद नहीं करूंगा। अब खुशामद किस लिए की जाती है कि अपना कोई कार्य बन रहा हो तो दूसरे के तलवे, कोई उच्च पद का अधिकारी है तो उसकी जाकर तलवे चाटना कि साहब आप तो इतने अच्छे हैं, आप तो ऐसा ऐसा, तो अपना काम बनवाने के लिए कि हमारा काम ये कर देगा, क्योंकि हम उसकी खुशामद करेंगे तो यानी कि तलवे चाटेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। तो इस तरह से वाक्य प्रयोग आपको अर्थ का अनर्थ ना होने पाए
और आपका वाक्य प्रयोग एकदम सटीक हो जाए, इसलिए मैं थोड़ा इसके बारे में बता देता हूं कि इसका अर्थ निगेटिव के लिए है या पॉजिटिव के लिए है। जैसे अभी जो आया था कि ठगा सा रह जाना, अब चकित रह जाना, तो इंसान चकित दोनों ही प्रकार में हो सकता है, या तो उसको अत्यधिक प्रसन्नता हो जाए तो भी वो आश्चर्यचकित हो सकता है, और अत्यधिक उसको शोक मिले या दुख मिले तो भी वो आश्चर्यचकित हो सकता है। लेकिन जो ठगा सा रह जाना था, ये जो ठगा सा रह जाना था, यहां पर इसका जो अर्थ निकल रहा था चकित रह जाना, वो दुख के लिए ज्यादा निकल रहा है, यानी ठगा सा रह जाना, यानी कि किसी प्रकार से हानि पहुंचने की तरफ ज्यादा इशारा हो रहा है। इसलिए मैंने बताया था कि राजीव का परीक्षा परिणाम देखकर की जगह आप लिखेंगे राजीव के अनुत्तीर्ण होने पर उसके पिताजी ठगे से रह गए। ठीक है, इसीलिए मैंने आपको बता दिया था। अब यहां पर इसका वाक्य प्रयोग होगा खुशामद करना, तलवे चाटना। तो कामचोर रमेश अपने अधिकारी की सदैव तलवे चाटता है, यानी कि रमेश कामचोर है और वो अपने जो अधिकारी हैं उनकी तलवे चाटता है, ताकि उसकी जो गलती है उस पर अधिकारी ज्यादा ध्यान ना दे, या उसको ना समझ के माफ कर दे कि भाई चलो ठीक है कोई बात नहीं, चल कर रहा है कामचोरी भी कर रहा है, क्योंकि वो खुशामद कर रहा है, उसकी बड़ाई कर रहा है, तो ये सोचेगा कि चलो अच्छी बात है, हमारी तारीफ कर रहा है, कोई बात नहीं, माफ कर दो। तो ये हो गया तलवे चाटना, खुशामद करना। और तिल का ताड़ करना हो गया, तिल का ताड़, छोटी चीज को बड़ा बनाना, तिल का ताड़ करना हो गया छोटी बात को बड़ा चढ़ाकर कहना। ठीक है, इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा, कहते नहीं यार तुम तिल का ताड़ ना बनाओ, छोटी सी बात हुई और तुमने उसको इतना बड़ा बना दिया कि आज मारपीट पे आ गए। ठीक है, तो तिल का ताड़ हो गया, तो इसलिए इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा कि छोटी सी बात का तुमने तिल का ताड़ बना दिया। ठीक, अगला है तारे गिनना। तारे गिनना का अर्थ हो जाएगा कि रात में नींद ना आना। अब देखिए, मान लीजिए आप छत पर सो रहे हैं और आपको नींद नहीं आ रही, तो आप क्या करेंगे, तारे गिनेंगे। इस तरह से आप अर्थ निकाल सकते हैं कि तारे गिनना का मतलब है कि नींद ना आना, और तारे कब निकलते हैं, रात में, तो रात में नींद ना आना। ठीक, इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा कि परीक्षा परिणाम के इंतजार में सोनू रात भर तारे गिनता रहा। तारे गिनता रहा का मतलब है कि उसको रात भर नींद नहीं आई। ठीक है, अगला मुहावरा है कि तूती बोलना। तूती बोलना बहुत से लोग प्रयोग करते होंगे, मेरी तूती बोलेगी या मेरी तूती बोलती है, यानी कि इस जगह पर या मेरे मोहल्ले में या मेरे जिले में, मेरे शहर में मेरी तूती बोलती है। या कुछ लोग कहते हैं कि मेरी तूती एक समय बोलेगी, मैं ऐसा कर लूंगा तो मेरी तूती बोलेगी। तो यहां पर इसका अर्थ होता है वो है कि अधिकार और प्रभाव होना, किसी क्षेत्र विशेष में, किसी जगह में, किसी परिवार में, समाज में, कहीं पर भी अधिकार और प्रभाव होने का अर्थ होता है तूती बोलना। अब इसका वाक्य प्रयोग जो होगा वो होगा कि स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले भारत में भी अंग्रेजों की तूती बोलती थी। जब भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त नहीं की थी उसके पहले भारत में अंग्रेजों की तूती बोलती थी, यानी कि अंग्रेजों का प्रभाव था और अधिकार था। ठीक है, अगला जो मुहावरा है वो है कि दूध की मक्खी होना। अब दूध की मक्खी होना की निष्कासित व्यक्ति, यानी कि दूध की मक्खी में क्या किया जाता है, अगर दूध में मक्खी गिर जाती है तो दूध को निष्कासित कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। तो उसी हिसाब से आप यहां पर अर्थ निकालेंगे कि दूध की मक्खी होना यानी कि निष्कासित होना, किसी चीज से निष्कासित हो जाना, कोई व्यक्ति का निष्कासित हो जाना। तो यहां पर इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा कि सोनू सेठ ने अपने नौकर टोनू को घर से दूध की मक्खी की तरह निकाल दिया। जैसे हम दूध की मक्खी को निष्कासित कर देते हैं ना, दूध में गिरती है तो दूध से मक्खी को निष्कासित कर देते हैं, वैसे ही सोनू सेठ ने अपने नौकर टोनू को घर से निकाल दिया, दूध की मक्खी की तरह निकाल दिया। ठीक है, अगला है मुहावरा कि दो नावों पर सवार होना। दो नावों पर सवार होना यानी दो नावों पर सवार होना यानी कि एक साथ दो काम करना। अब कहते नहीं है कि यार, अब सोचिए अगर कोई इंसान बीच मझधार में, बीच समुद्र में या नदी में दो नावों पर पैर रखे तो क्या होगा, गिर जाएगा बीच में, क्योंकि नाव एक साथ तो चलेंगी नहीं। एक पैर उसका एक नाव में है, दूसरा पैर दूसरी नाव में है, तो जैसे ही थोड़ी बहुत धारा की दिशा चेंज होगी या फिर थोड़ा सा प्रभाव तेज होगा तो वो बीच पानी में गिर जाएगा। तो ऐसी इसी तरह से है कि एक साथ दो काम कर रहा है, एक नाव पे भी पैर रखे और दूसरे नाव पे भी पैर रखे, यानी कि एक जगह भी कार्य कर रहा है और दूसरी जगह भी कार्य कर रहा है। तो यहां पर इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा, या तो परीक्षा की तैयारी कर लो या फिर व्यापार, क्योंकि दो नावों पर पैर रखना अच्छी बात नहीं होती। ये बहुत सही कथन है। आजकल बहुत से बच्चे
व्यापार भी करते हैं और साथ साथ पढ़ाई भी करते हैं, तो ये चीज सही नहीं है, एक चीज पर ही ध्यान देना चाहिए। तो यहाँ पर वाक्य प्रयोग अच्छा किया है कि या तो भाई परीक्षा की तुम तैयारी कर लो या फिर व्यापार करके पैसा कमा लो, रुपए कमा लो, क्योंकि दो नाव पर पैर रखना अच्छी बात नहीं होती। ठीक है, अगला मुहावरा है कि दूध का दूध और पानी का पानी होना। दूध का दूध और पानी का पानी होना यानी कि उचित न्याय करना, यानी दूध का दूध कर देना और पानी का पानी। तो यहां पर इसका वाक्य होगा कि अपराधी का अपराध सिद्ध होने पर दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। दूध कहते नहीं है कि जाके उनसे हम सुप्रीम कोर्ट में जब अपील करेंगे या हाई कोर्ट में अपील करेंगे तो हमारे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि क्या सच है और क्या झूठ। दूध का दूध पानी का पानी होना कि यानी कि सच्चाई का पता लग जाना और उचित न्याय मिल जाना। ठीक है, तो यहां पर वाक्य प्रयोग हो गया कि अपराधी का अपराध सिद्ध होने पर दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। ठीक है, अगला इसका मुहावरा है कि पौ बारह होना। अब पौ बारह होना के यानी अत्यधिक लाभ होना। पौ बारह यानी अत्यधिक लाभ। कहते हैं कि हमारे तो पौ बारह हो गए, हमें इस जगह पे बहुत ज्यादा लाभ प्राप्त हो गया। तो यहां पर वाक्य प्रयोग हो जाएगा कि सोनू के व्यापार में उमा के पौ बारह हो गए। अब उमा के पौ बारह यानी कि उमा को बहुत अधिक लाभ मिल गया सोने के व्यापार में। सोने के व्यापार में उमा के पौ बारह हो गए। अब सोने का व्यापार शुरू किया था उमा ने और उसकी पौ बारह हो गए, यानी कि उसको बहुत अधिक लाभ मिल गया। अगला मुहावरा है कि पेट में दाढ़ी होना। पेट में दाढ़ी कैसे हो सकती भाई? पेट में दाढ़ी नहीं हो सकती। तो यहां इसका शाब्दिक अर्थ तो कुछ निकल ही नहीं रहा है, लेकिन इसका जो अलग से जो अर्थ निकल रहा है, विशेष अर्थ निकल रहा है, वो है कि कम उम्र में अधिक जानना। पेट में दाढ़ी होने का मतलब है कि उम्र अभी छोटी है लेकिन उसको बहुत अधिक जानकारी है, मैच्योर है या समझदार है या किसी बारे में बहुत ज्यादा जिज्ञासु है। तो यहां पर वाक्य प्रयोग हो जाएगा कि 5 वर्षीय मोहन ऐसी ऐसी बातें करता था कि सभी लोग कहने लगे कि इसके तो पेट में दाढ़ी है। यानी कि इतनी छोटी सी उम्र में बड़ी बड़ी बातें अधिक जानता है, जानकारी अधिक रखता है और ऐसी बातें करता है कि सब लोग कहते हैं कि इसके पेट में दाढ़ी है। ठीक है, अगला है पापड़ बेलना। पापड़ बेलना यानी कष्ट झेलना। कहते नहीं है कि अरे भाई अभी पढ़ाई कर लो नहीं तो तुम्हें बाद में पापड़ बेलने पड़ेंगे। अब पापड़ बेलने का मतलब ये थोड़ी है कि पापड़ बेलेगा और फिर पापड़ जाके बेचेगा, ये नहीं। कष्ट झेलना यानी कष्ट झेलना को हम मुहावरे के रूप में जब प्रयोग करते हैं तो हम बोलते हैं कि पापड़ बेलना। ठीक है, यहां पर वाक्य प्रयोग हो जाएगा कि हरि को अपने पुत्र की नौकरी के लिए पापड़ बेलने पड़े। आज जो हरि था उसका पुत्र इतना मतलब किसी काम का नहीं था या उसके अंदर कोई ऐसा विशेष नॉलेज ही नहीं था या टैलेंट नहीं था कि वो कोई नौकरी कर पाता या कोई नौकरी पा पाता। तो यहां पर दे रहा है वाक्य प्रयोग कि हरि को अपने पुत्र की नौकरी के लिए पापड़ बेलने पड़े, कष्ट झेलना पड़ा। ठीक है, अगला है पीठ दिखाना। पीठ दिखाना यानी कि डर कर भाग जाना। कहते नहीं कि भाई पीठ दिखा के मत भागो, पीठ दिखा के मत भागो यानी कायरता का काम ना करो, डर कर मत भागो। तो यहां पर वाक्य प्रयोग होगा कि शत्रु हमेशा पीठ दिखाकर भाग जाते हैं। ठीक है, अगला है पीठ ठोकना यानी कि शाबाशी देना। कहते नहीं है पीठ ठोकते हैं हमारे जैसे माता पिता हो या टीचर्स हो, कोई भी हो, जब हमें शाबाशी देते हैं, हम कुछ अच्छा काम करते हैं तो क्या करते हैं, हमारी पीठ थपथपाते हैं, पीठ ठोकते हैं। तो यानी पीठ ठोकने का मतलब हो गया कि शाबाशी देते हैं। मारते थोड़ी हैं, मारते समय भी पीठ ठोकी जाती है लेकिन उसको हम मारना बोलते हैं। लेकिन यहां पर पीठ ठोकना अर्थ होता है शाबाशी देना। शाबाशी देने के लिए अब इसका वाक्य प्रयोग हो गया कि खेल प्रतियोगिता में प्रथम आने पर प्रधानाचार्य जी ने मेरी पीठ ठोकी। ठीक है, वाक्य प्रयोग हो गया कि खेल प्रतियोगिता में प्रथम आया तो प्रधानाचार्य जी ने मेरी पीठ ठोकी। अगला जो मुहावरा है वो है कि पत्थर की लकीर। अब पत्थर की लकीर का अर्थ है कि अमिट बात, जिस बात को मिटाया ना जा सकता हो, यानी कि जो गलत न साबित हो सकती हो, पत्थर की लकीर है। ठीक है, तो यहां पर वाक्य प्रयोग हो जाएगा कि एकलव्य के लिए गुरु की बात पत्थर की लकीर होती थी। गुरु जी ने जैसा कह दिया कि ये करना है तो एकलव्य वही करता था। तो एकलव्य के लिए गुरु की बात पत्थर की लकीर होती थी। ठीक है, ऐसे ही आप लोगों के लिए भी अपने माता पिता और गुरुओं की बात हमेशा पत्थर की लकीर होनी चाहिए, क्योंकि जो कुछ भी वो कहते हैं समझाते हैं हमारे भलाई के लिए समझाते हैं, हमारी अच्छाई के लिए समझाते हैं और उनकी बात हमेशा पत्थर की लकीर होती है। ठीक है, अगला जो मुहावरा है वो है पर्दा उठाना। पर्दा उठाना की मतलब है कि सार्वजनिक कर देना। अब पर्दा उठाना कहते नहीं कि पर्दा उठ जाएगा इस बात से। अब बात से पर्दा उठने का मतलब है कि सार्वजनिक हो जाएगी, सबको पता चल जाएगी। ठीक है,
अब इसका वाक्य प्रयोग है कि गुप्ता जी के नया घर लेने की बात से आज पर्दा उठ गया। आज इस बात से पर्दा उठ गया कि गुप्ता जी ने नया घर ले लिया है। अगला मुहावरा है कि फूला ना समाना। फूला ना समाना का मतलब है कि बहुत ज्यादा खुश होना। कहते नहीं यार तुम तो यार आज बहुत फूले ही नहीं समा रहे, यानी बहुत ज्यादा खुश हो रहे हो। ठीक है, तो यहां पर वाक्य प्रयोग हो जाएगा कि खेल प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार पाकर मोहन फूला ना समाया। बहुत ज्यादा खुश हुआ। कौन खुश हुआ? मोहन। खेल प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार पाकर मोहन बहुत ज्यादा खुश हुआ। अब यहां पर है बगुला भगत होना। बगुला भगत मतलब निरा पाखंडी, बहुत अधिक पाखंडी होना। बगुला भगत होना यानी बहुत अधिक पाखंडी होना। ये याद करने वाली चीजें, कुछ चीजें हैं ये याद नहीं होती, तो इस चीज को तो आप याद ही करिए अच्छे से कि बहुत अधिक पाखंडी होना, निरा पाखंडी होना, बगुला भगत होना। ठीक है, इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा कि आजकल अनेक लोग भगवा वस्त्र धारण कर बगुला भगत बन बैठे हैं। यानी कि कहते नहीं है कि यार भगवा कलर का वस्त्र धारण कर लेते हैं। जो आपने देखा होगा कि बहुत से सन्यासी और बाबा टाइप के लोग होते हैं, वो भगवा कलर का कुर्ता पहनते हैं। ठीक है, तो भगवा कलर पाकर लोगों को धोखा दे रहे हैं एक तरह से। वस्त्र तो धारण कर दिया उन्होंने भगवा कलर का यानी गेरुआ कलर का, लेकिन बगुला भगत बने हुए यानी पाखंडी है, एक नंबर के ढोंगी और पाखंडी बने बैठे हैं। ठीक है, अगला है बाल बांका ना होना। बाल बांका ना होना यानी कि कुछ भी हानि ना होना। कहते नहीं कि तुम तो मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकते। ठीक, तो यहां पर एक मिनट, हाँ, बाल बांका ना होना, कुछ भी हानि ना होना, यानी कि ये 2017 में आया था। ठीक है, तो बाल बांका ना होना यानी कि कुछ भी हानि ना होना। तो इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा कि सच्चे आदमी पर कितने ही झूठे आरोप क्यों ना लगाए जाएं, उसका बाल बांका भी नहीं हो सकता। कहते नहीं है कि तुम मेरा बाल बांका भी नहीं कर सकते, यानी तुम मुझे कोई हानि नहीं पहुंचा सकते। तो यहां पर वाक्य प्रयोग किया गया है कि सच्चे आदमी पर कितने ही झूठे आरोप क्यों ना लगाए जाएं, उसका बाल भी बांका नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो सच्चा है। उस पर कितने भी आरोप लगा दो, सारे ही झूठे आरोप गलत साबित हो जाएंगे, गलत सिद्ध हो जाएंगे। ठीक है, अगला है बाल की खाल निकालना। अब बाल की खाल निकालना यानी कि बहुत छानबीन करना, बहुत छानबीन करना। पुलिस क्या करती है? बाल की खाल ही तो निकालती है, बहुत अधिक छानबीन करती है, छोटी छोटी चीजों से बहुत अधिक बाल की खाल निकल आती है। ठीक है, इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा कि रमेश हर बात में बाल की खाल निकालने लगता है, जिस कारण लोग उसे पसंद नहीं करते। ठीक, रमेश की आदत है कि वो हर बात में बाल की खाल निकालने लगता है और इसीलिए उसको लोग पसंद नहीं करते हैं। अगला मुहावरा है कि बिजली गिरना। अब बिजली गिरना का मतलब है कि मुसीबत आ जाना। बिजली किसी के ऊपर गिर गई तो कहते हैं मुसीबत आ गई। कहते नहीं है उसके ऊपर तो यार बिजली ही गिर गई, समझ लो मुसीबत आ गई। तो यहाँ पर वाक्य प्रयोग होगा कि भूकंप के कारण अनेक लोगों की मृत्यु से देश में बिजली गिर गई। ठीक, भूकंप के कारण अनेक लोगों की मृत्यु से देश में बिजली गिर गई या देश पर मुसीबत टूट पड़ी, मुसीबत आ गई। तो एक तरह से मुसीबत टूट पड़ना ज्यादा अच्छा है, बिजली गिरना का मतलब है मुसीबत टूट पड़ना। ठीक है, तो क्योंकि बिजली भी टूट के गिरती है और मुसीबत भी टूट पड़ी। ठीक है, अगला इसका मुहावरा जो है वो है कि बेड़ियां कट जाना। बेड़ियां कट जाना का अर्थ है कि स्वतंत्रता प्राप्त होना। बेड़ियां कट जाना यानी स्वतंत्रता प्राप्त होना। तो बेड़ियां, भारत के जो गुलामी में लोग जी रहे थे, जब उनको स्वतंत्रता प्राप्त हुई तो एक तरह से उनकी बेड़ियां ही तो कट गई थी। ठीक है, वाक्य प्रयोग हमें हमेशा जब इसका वाक्य प्रयोग करें स्वतंत्रता प्राप्त होना तो ज्यादा अच्छा है कि यही वाला वाक्य प्रयोग जो ये है। देखिए 15 अगस्त 1947 को देशवासियों की बरसों पुरानी दास्ता की बेड़ियां कट गई। यानी कि जो बरसों पुरानी गुलामी चली आ रही थी, जो गुलामी कर रहे थे, देश गुलाम था, उसकी बेड़ियां कट गई 15 अगस्त 1947 को। ठीक है, अगला जो मुहावरा है वो है भूत सवार होना। अब भूत सवार होना का अर्थ है कि किसी बात की धुन लग जाना। कहते नहीं है कि तो यार तुम पे तो यार भूत सवार हो गया इस बात का, तो यानी तुम्हें किसी बात की धुन लग गई कि तुम्हें यही करना है तो यही करना। अब तुम्हें पढ़ाई नहीं करना तो उस बात का तुम पे भूत सवार हो गया कि पढ़ाई नहीं करना है, तुम्हें क्रिकेट खेलना है, तुम्हें तो पबजी खेलना है, तुम्हें टाइम बर्बाद करना है, इस बात की तुम्हें धुन सवार हो गई, तुम्हें भूत सवार हो गया, धुन लग गई। ठीक है, तो यहां पर वाक्य प्रयोग हो जाएगा कि वह नई गाड़ी खरीद कर ही रहेगा क्योंकि उस पर गाड़ी खरीदने का भूत सवार हो गया है। अब भाई अपाचे आरटीआर वगैरह चाहिए उनको धुन सवार हो गई, ब्रूम ब्रूम करके भगाएंगे रोड पर, इस बात की धुन सवार हो गई, पढ़ाई लिखाई कुछ करना नहीं है। ठीक है, अगला जो मुहावरा है वो है मुट्ठी गर्म करना। मुट्ठी गर्म करना यानी कि रिश्वत देना। ठीक, रिश्वत देना, मुट्ठी गर्म करना। ठीक, तो मुट्ठी गर्म करने का अर्थ है कि रिश्वत थमा देना। तो थमा देने से क्या होता है? मुट्ठी गर्म हो जाती। ठीक, रिश्वत थमाने से। तो यहाँ पर
वाक्य प्रयोग हो जाएगा कि आजकल सभी लोग अपना काम पूरा करवाने के लिए अधिकारियों को की मुट्ठी गर्म कर देते हैं। अब मुट्ठी गर्म कर देते हैं यानी कि अधिकारियों को रिश्वत दे देते हैं। ठीक, अगला है लुटिया डुबोना। लुटिया डुबोना के मतलब है कि काम बिगाड़ देना। कहते नहीं तुमने यार लुटिया डुबो दी, तुमने तो काम बिगाड़ दिया। ठीक है, यहाँ पर वाक्य प्रयोग हो जाएगा कि शेयर बाजार ने इस बार बड़े बड़ों की लुटिया डुबो दी। तो शेयर बाजार जो है उसने बड़े बड़ों के काम बिगाड़ दिए, लुटिया डुबो दी। ठीक है, अगला है लोहे के चने चबाना। लोहे के चने चबाना यानी कि अत्यधिक कठिन कार्य करना। कहते नहीं कि लोहे के चने चबाए नहीं जा सकते, बहुत अधिक कठिन कार्य होता है। तो लोहे के चने चबाने का आशय यही निकला कि बहुत अधिक कठिन काम करना। इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा कि आज के युग में सरकारी नौकरी पाना लोहे के चने चबाने के बराबर है। यानी कि आज के समय में सरकारी नौकरी पा के दिखाना, सरकारी नौकरी पाना लोहे चने चबाने के बराबर है, यानी कि अत्यधिक कठिन कार्य है। ठीक है, इसके बाद अगला मुहावरा है लकीर का फकीर होना। अब लकीर का फकीर होने का अर्थ है कि पुरानी मान्यताओं को सर्वोपरि मानना। कहते नहीं कि भाई तुम तो यार लकीर के फकीर हो, पुरानी जो रूढ़िवादी वगैरह विचार चले आ रहे हैं, मान्यताएं चले आ रहे हैं, तुम उनको ही हमेशा सर्वोपरि मानते हो। तो यहाँ पर वाक्य प्रयोग हो जाएगा कि वर्तमान के साथ चलना चाहिए, लकीर का फकीर नहीं बनना चाहिए। यानी जो वर्तमान में जो मान्यताएं चल रही हैं, जो विचार चल रहे हैं, उनके साथ ही चलना चाहिए, लकीर का फकीर नहीं बनना चाहिए। ठीक है, आगे अगला मुहावरा है कि लंबी चौड़ी हाँकना। लंबी चौड़ी हाँकना यानी व्यर्थ की बातें करना। बहुत से लोग लंबी चौड़ी हाँकते रहते हैं। तो यहाँ पर वाक्य प्रयोग हो जाएगा कि आजकल नेता वर्ग जनता को ठगने के लिए लंबी चौड़ी हाँकते हैं। जो नेता वर्ग होता है जनता को ठगने के लिए लंबी चौड़ी हाँकता रहता है। ठीक है, अगला है यानी व्यर्थ की बातें करते रहते हैं, उल्टी सीधी बातें कि हाँ मैं ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, तो लंबी चौड़ी हाँकना हो गया। अगला है लाल पीला होना। लाल पीला होना का मतलब है क्रोधित होना। ठीक, लाल पीला होना यानी कि क्रोधित। कहते नहीं यार तुम तो यार लाल पीले हो रहे यार, छोटी सी बात क्या कह दी मैंने, तुम तो यार लाल पीले होने लगे, यानी तुम तो यार क्रोधित होने लगे हो। ठीक है, तो इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा कि परीक्षा में अच्छे अंक ना आने पर श्याम के पिताजी लाल पीले हो गए। अब नॉर्मल सी बात है कि भाई परीक्षा में अच्छे अंक नहीं आएंगे तो पिताजी लाल पीले होंगे, क्रोधित होंगे। ठीक है, अगला जो मुहावरा है वो है कि शंका का निवारण करना। और शंका का निवारण करना का अर्थ हो गया कि संदेह दूर करना। कहते नहीं कि यार हमारी शंका का निवारण हो गया, हमारा संदेह, शंका यानी संदेह दूर हो गया। ठीक है, तो यहां पर वाक्य प्रयोग हो जाएगा कि कल की सभा में सभी लोगों की शंका का निवारण किया जाएगा। यानी कि कल की जो सभा होगी उसमें सभी लोगों की शंका का निवारण किया जाएगा, सभी के संदेह दूर किए जाएंगे। अगला है सफेद झूठ। और सफेद झूठ का अर्थ है कि बिल्कुल झूठ बोलना, साफ साफ सफेद झूठ, बिल्कुल झूठ बोलना। तो यहाँ पर वाक्य प्रयोग हो जाएगा कि उसके पीसीएस में चयन होने का समाचार सफेद झूठ है। ये बिल्कुल झूठ बात है कि उसका पीसीएस में चयन हो गया है, बिल्कुल सफेद झूठ है। ठीक, सफेद झूठ मतलब बिल्कुल सफेद झूठ, बिल्कुल साफ साफ झूठ बोलना, बिल्कुल झूठ बोलना। ठीक है, तो सूरत आंखों में फेरना। सूरत आंखों में फेरना का अर्थ हो गया कि सदैव याद रहना। कहते नहीं कि यार उसकी सूरत आंखों में फिर गई, या ये बात का ख्याल जो है मेरी आंखों में अभी भी है, उस चीज की इमेज मेरी आंखों में अभी भी है, या मैंने कोई चीज ऐसी देखी थी उसकी सूरत अभी भी आंखों में है। तो ये चीज होना कि सदैव याद रहती है वो चीज, तो सदैव याद रहना। ठीक है, यहाँ पर वाक्य प्रयोग हो जाएगा कि कुछ लोगों की सूरतें उनकी उत्कृष्ट जीवन पद्धति के कारण सभी की आंखों में फिरती रहती हैं। यानी कुछ लोग होते हैं उनकी सूरत, उनकी अच्छी जीवन पद्धति, अच्छी कार्यशैली, अच्छे क्रियाकलापों के कारण सभी की आंखों में फिरती रहती है। यानी लोगों को सदैव याद रहता है कि हाँ उस इंसान ने ऐसा कार्य किया था, या वो इंसान इतना अच्छा है। ठीक है, अगला है सीधे मुंह बात ना करना। सीधे मुंह बात ना करना का अर्थ है कि घमंड दिखाना। ठीक, तो कहते नहीं है कि यार तुम सीधे मुंह बात ही नहीं करते, तो तुम्हारे अंदर यानी कि घमंड आ गया है। ठीक है, अब इसका वाक्य प्रयोग होगा वो होगा कि जब से उसे सरकारी नौकरी में उच्च पद प्राप्त हुआ वह किसी से भी सीधे मुंह बात नहीं करता। जब से उसको सरकारी नौकरी में या नौकरी में उच्च पद प्राप्त हुआ है वह किसी से भी सीधे मुंह बात नहीं करता। अगला है हिरन हो जाना। हिरन हो जाना यानी कि दूर भाग जाना, या 9-2-11 हो जाना भी दूर भागना होता। तो पुलिस को देखकर चोर हिरन हो गया, यानी पुलिस को जैसे ही देखा तो चोर हिरन हो गया, यानी कि दूर भाग गया। ठीक है, अगला है और अंतिम है हाथ पांव फूलना। हाथ पांव फूलना यानी कि डर से घबरा जाना। कहते नहीं यार मेरे यार बहुत ज्यादा हाथ पांव फूल रहे हैं। अब हाथ पांव फूलने का मतलब ये थोड़ी है कि हाथ पांव फूलने लगेंगे तो आप तो गुब्बारा बन जाएंगे, तो ये नहीं होता। डर से घबराते हैं तो कहते हैं कि हाथ पांव फूल रहे या हाथ पांव कप रहे, दोनों चीजें होती हैं। हाथ पांव कप रहे यार हमारे तो हाथ पांव फूलना
या हाथ पांव कपना होता है कि डर से घबरा जाना। इसका वाक्य प्रयोग होगा कि घर का ताला टूटा देखकर गुप्ता जी के हाथ पांव फूल गए। जब उन्होंने देखा कि घर का ताला टूटा हुआ है तो गुप्ता जी के हाथ पांव फूल गए। तो यही था आपका अंतिम मुहावरा। ठीक है, तो हमने दूसरा वीडियो है, इस वीडियो में आपके सारे मुहावरे कंप्लीट करवा दिए हैं। तो आपके जो परीक्षा में 2 नंबर के प्रश्न मुहावरों से पूछे जाते हैं, अगर आप इन दोनों वीडियोस को अच्छे से देखते हैं, नोट्स बनाकर और वाक्य प्रयोग करना सीखते हैं, साथ ही साथ मुहावरों के अर्थों को तैयार करते हैं, तो आपके 2 नंबर कहीं नहीं गए, 2 नंबर आपके बिल्कुल पक्के हैं। इस वीडियो को पूरा देखिए, अंत तक देखकर इसका नोट्स बनाइए, रिवीजन करिए बार बार। जल्द ही हम अगले वीडियो में लोकोक्तियों का जो वीडियो है, लोकोक्तियां हैं, उसको लेकर आएंगे। तब तक अपनी तैयारी को बनाए रखिए।